Hello students, welcome to this lecture on James Joyce, and in this video we will explore the aspect of James Joyce as a writer. So let's move on now. Let's take a look at what his contribution has been. So when we talk about his contribution to literature, chiefly it has been the stream of conscious technique, and it is majorly illustrated or shown in his fiction Ulysses. What is stream of consciousness? It is basically about how our mind works, what is happening within the mind, what are the thoughts that are coming. And James Joyce writes about the internal working of the mind. For example, the human consciousness that is reflected through thoughts, ideas, feelings, emotions, memories, recollections, fantasies, speculations, anticipation. And in his stories, in his plots, there is very little external action. Most of it is just the internal working of the mind. And as I mentioned, the major example is Ulysses. Now, how can we explain that to those of you who may find it difficult to understand the term? Stream of consciousness means हमारे दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, हमारा दिमाग हमसे क्या कह रहा है, और ये वो एस्पेक्ट है जो सिर्फ हम सुन सकते हैं. हमारे माइंड में हमारी चेतना में हमारे विचार, हमारे फीलिंग्स, हमारे भाव, इमोशंस, मेमोरी, हमारी यादें जो हम याद करते हैं, हमारा इमेजिनेशन, हम अपने ख्याली पुलाव बनाना या अपने दिमाग में कुछ और सोचना, इमेजिनेशन, फिर हम अपने दिमाग में और क्या क्या तर्क वितर्क देते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ये सब एक इंसान की चेतना का हिस्सा होता है. इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस. सो ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम मतलब एक तरह की नदी, एक फ्री फ्लोइंग नदी जो कॉन्शियसनेस में हमारे दिमाग में चल रहा है, उसकी एक फ्री फ्लोइंग एक स्ट्रीम. इनकी पहली रचना देखते हैं, फर्स्ट मेजर बुक जो पब्लिश हुई, डबलिनर्स. इस पब्लिकेशन के वक्त जेम्स जॉयस क्या कहते हैं, लेट्स रीड दैट आउट. My intention was to write a chapter of the moral history of my country, and I chose Dublin for the scene because that city seemed to me the center of paralysis. I have tried to present it to the indifferent public under four of its aspects: childhood, adolescence, maturity, and public life. The stories are arranged in this order. I have written it for the most part in a style of scrupulous meanness. इनका मतलब ये है कि इन्होंने ये जो किताब है डबलिनर्स, जो इसका नाम है, इसमें करीब 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं. इट्स अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. ये पब्लिश हुई है साल 1914 में, 1914 में. और इसमें क्या है, इसमें जो कहानियाँ हैं वो डबलिन, जो जिस शहर में जेम्स जॉयस पैदा हुए हैं, काफ़ी टाइम इन्होंने वहाँ पे बिताया है, कम से कम अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक का वक्त जो है जो इन्होंने वहाँ बिताया है, उस शहर को ये दिखाते हैं अपनी कहानियों में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के माध्यम से. और इसमें ये खुद कहते हैं कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो एक पब्लिक लाइफ है डबलिन की, उसको इन्होंने चार भाग में डिवाइड किया है. चाइल्डहुड, बचपन, एडोलेसेंस, एक टीनेज का टाइम होता है जो, मेच्योरिटी जब हम एडल्ट हो जाते हैं, और पब्लिक लाइफ कि हम पब्लिक में कैसे होते हैं. अपने प्राइवेसी में, घर में तो हम एक अलग इंसान हैं, लेकिन पब्लिक लाइफ में हम कैसे होते हैं. और इसीलिए ये सारी जो पूरा डबलिन शहर है, इन सबको ये पूरा इन्होंने दिखाया है कि कैसे इनके कैरेक्टर्स की ज़िंदगी, उनका हर एक जेस्चर, उनकी
आवाज़ का टोन, फ्रेज, ये सब डबलिन का जो एनवायरनमेंट है उसको दर्शाता है। एंड अनदर वन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट जो इनसे पहले सेंचुरी थी उसे विक्टोरियन कहा जाता है, क्वीन विक्टोरिया के नाम पर। और उस वक्त जो लिटरेरी ट्रेडिशन थी उससे बहुत हटकर जेम्स जॉयस की स्टाइल है। ये अपनी इन कहानियों में, डबलिनर्स की जो 15 कहानियां हैं, इनमें न कोई मॉरलाइजिंग कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, मॉरलाइजिंग मीन्स शिक्षा दे रहे हैं, ना ये अपना खुद का कोई एक पर्सपेक्टिव रख रहे हैं। पर्सपेक्टिव अगर कहें हिंदी में तो अपनी सोच, अपना इनका खुद का की राय हर चीज़ पर, पॉइंट ऑफ व्यू, ये वो भी नहीं रख रहे हैं। और ये अब डायरेक्टली रीडर को कुछ कह भी नहीं रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने किरदार, कैरेक्टर्स को दिखाते हैं और उनके कैरेक्टर्स के विचारों के माध्यम से कैरेक्टर्स की कॉन्शियसनेस को दर्शाते हैं। इनकी अगला इम्पोर्टेंट जो है वो है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। इस किताब में ये इनकी एक तरह की ऑटोबायोग्राफिकल किताब है, एक आत्मकथा है। किसके माध्यम से बताते हैं, ये कौन सा टाइम पीरियड है? ये है अर्ली चाइल्डहुड से अर्ली मैनहुड तक, एक बचपन से लेकर जब तक ये जवानी की तरफ जवान हो गए थे, अर्ली मैनहुड। किसके माध्यम से दिखाते हैं? स्टीफन डेडलस एक कैरेक्टर है, फिक्शनल, एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, असली नहीं है। एक इन्होंने खुद ने बनाया है एक ऐसा किरदार, और ये किरदार पूरी तरह से जेम्स जॉयस जो ऑथर हैं इनके ऊपर ही बनाया है इन्होंने। इसमें ये क्या दिखाते हैं? इसमें ये दिखाते हैं कि स्टीफन डेडलस पे किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ा है। व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस ऑन स्टीफन डेडलस? पहला इन्फ्लुएंस है फैमिली, सेकंड है एकेडमिक लर्निंग, थर्ड है सेक्स, और फोर्थ है कैथोलिसिज्म। तो ये चार मेजर इन्फ्लुएंसेस हैं जो इनके जो मेजर कैरेक्टर स्टीफन डेडलस हैं उनके ऊपर कैसे इन चारों चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, और कैसे ये आगे जवान होने तक इनमें क्या क्या चेंज आता है। इस किताब में इन्होंने दिखाया है इंसिडेंट्स फ्रॉम हिज लाइफ आर चोजन केयरफुली टू शो द मोमेंट ऑफ रिविलेशन एंड अवेयरनेस दैट आर टर्निंग पॉइंट्स इन हिज डेवलपमेंट। तो इस किताब में उन्होंने बड़े सावधानी पूर्वक ध्यान से उन घटनाओं को चूज किया है जिसमें इन्हें एक एहसास होता है किसी भी बात का, एक अवेयरनेस आती है या कोई हिडन चीज़ है वो डिस्कवर करते हैं। और बिकॉज ऑफ सच अ डिस्कवरी, इसी डिस्कवरी और इसी जो ये इन्हें पता चलता है, अवेयरनेस आती है, उसके कारण इनका ये जीवन का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि शुरू में जो स्टीफन डगलस हैं उन्हें एक he is attracted to the prospects of becoming a priest because it represents knowledge and power. He resists it and ends up choosing the life of an artist, which nurtures his ambition to discover the secrets of life. He finds immense satisfaction in this vocation. He wishes to pursue something he believes in and to preserve the freedom to express himself to his fullest potential. इसका मतलब ये है कि इनकी ये पहले बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं एक प्रीस्ट बनने के लिए, क्योंकि प्रीस्ट बनने से इन्हें वो सारा ज्ञान और वो सारी पावर मिल जाएगी जो इनको लगता है एक प्रीस्ट के पास होती है, क्योंकि उसे वो सब सीक्रेट ज्ञान मिल जाएगा। उसके बाद में इनका जब मोह भंग हो जाता है प्रीस्ट की लाइफ से, क्योंकि प्रीस्ट बनना काफ़ी कठिन है, ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है बिल्कुल प्योर रहने की, दिमाग से भी और शरीर से भी।
तो ये उसको छोड़ देते हैं और अब ये डिसाइड करते हैं कि ये एक आर्टिस्ट बनेंगे। और इन्हें लगता है कि एक आर्टिस्ट भी एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवन की सीक्रेट्स, जो राज हैं जीवन के, उन्हें खोजता है, डिस्कवर करता है। और यही सोच इनको काफी सेटिस्फैक्शन देती है और ये सोचते हैं अब मैं यही बनूंगा आर्टिस्ट, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज करना चाहते हैं जिसमें इनका विश्वास है, ही बिलीव्स इन। और उसी के साथ साथ ये बिल्कुल आजादी चाहते हैं कि मैं किसी भी प्रेशर में ना आकर पूरी तरह से आजाद होकर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं। इसमें जो इंसिडेंट्स मेंशन किए हैं उनमें से कुछ हैं, जैसे कि एक इंसिडेंट है जिसमें स्कूल में इन्हें ये एहसास होता है कि लाइफ में कितना इनजस्टिस है, अन्याय है, जीवन में कितना अन्याय है। कब होता है? जब इन्हें पनिशमेंट मिलता है कि इन्होंने कोई काम है जो दिया गया था और इन्होंने नहीं किया, लेकिन ये वही काम है जिसके लिए इन्हें एक्सक्यूज कर दिया गया था। इन्हें कह दिया गया था कि कोई बात नहीं, आपने नहीं किया है, क्योंकि इनका जो चश्मा था वो टूट गया था। लेकिन बाद में इसी काम के लिए इन्हें पनिशमेंट मिलता है, तो इन्हें ये लगता है ये बहुत अन्याय है। दूसरा इंसिडेंट है जब इन्हें एहसास होता है कि इनके जो पिताजी हैं वो कितने गैर जिम्मेदाराना इंसान हैं, कितने गैर जिम्मेदार हैं, ही इज एन इररिस्पॉन्सिबल मैन। क्योंकि वो उन्होंने इतना उनसे उनका लिया हुआ कर्ज इनकी पूरे परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। परिवार को काफ़ी इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है। और वो ये सारा पैसा जो है किस में खर्च कर दिया है? अपने ड्रिंकिंग हैबिट्स में, शराब पीने में। अगला इंसिडेंट है एक क्रिसमस डिनर। क्रिसमस जो इनका क्रिश्चियंस का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, उस दौरान जब पूरा परिवार बैठ के एक साथ खाना खा रहा है, भोजन कर रहा है, तब एल्डर्स जो हैं, परिवार के जो सीनियर मेंबर्स हैं, वो पार्नल को डिस्कस कर रहे हैं, जो आयरिश पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी चीज़ थी, उनको डिस्कस कर रहे हैं। और ये सब सुनकर, उनके डिस्कशन को सुनकर, जेम्स जॉयस का भी जो विश्वास है अपने देश की पॉलिटिकल सिचुएशन से, विश्वास उठ जाता है। उसके बाद एक और इंसिडेंट है चर्च का, जिसमें कि चर्च हमेशा बार बार उनको यही बताता है, चर्च, कि अगर हम पाप करेंगे तो उसका बहुत गहरा और बुरा परिणाम होगा। जीवन के खत्म होने के बाद वाले जीवन में, मृत्यु के बाद जो जीवन है या जहाँ भी हम जाते हैं, उसमें बहुत बड़ा हमें उसका कर्ज चुकाना होगा, बहुत बुरा होगा। और इधर क्या होता है कि जो जेम्स जॉयस, जो स्टीफन डेडलस है, ये बहुत जल्दी एक इनका सेक्सुअल एक्सपीरियंस होता है। और जब ये सुनते हैं, चर्च कहता है कि भाई ये तो पाप है, पाप के कारण आपको नरक की आग में जलना पड़ेगा, तो ये काफी डर जाते हैं उस चीज से। लेकिन फिर भी इन्हें ये पाप करने से ये डर रोक नहीं पाता है। अगला है कि इनका जो द इंसिडेंट्स प्लेस्ड एट द डेवलपमेंटल टर्निंग पॉइंट आर मार्क्ड बाय अ डिस्टिंक्ट स्टाइल। अब जैसे जैसे ये डेवलप करते हैं, इनकी ग्रोथ होती है, वो डेवलपमेंट होता है बचपन से जवानी तक का, तो इनकी जो लैंग्वेज है और जो इंसिडेंट्स हैं, वो उनमें भी काफ़ी अलग से आपको नज़र आ जाता है। जब हम पढ़ते हैं, एक अलग ही स्टाइल नज़र आती है। जैसे कि चाइल्डहुड टाइम पीरियड जो है, वो स्टेज है विच इज़ डिफाइंड बाय बॉडीली एक्सपीरियंस, हमारे शारीरिक सुख को एक्सप्रेस करती है। सेल्फ इंडल्जेंट स्टाइल ऑफ सेंसुअसनेस एंड इमेजिनेशन। Older stage is reflected by a shift in language and thought of the self-indulgent child to the contracted language as well as thought। मतलब कि जैसे जैसे बड़े होते हैं तो लैंग्वेज जो इन्होंने यूज की है डिस्क्राइब करने के लिए, और जो विचार है, उन दोनों में ही काफी चेंज है। अब इनकी लैंग्वेज भी कॉन्ट्रैक्टेड हो गई है। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब सीमित,
सीमित हो गई है, कम हो गई है, भाषा भी कम हो गई है और विचार भी कम हो गए हैं। यूलिसिस इनकी अगली एक बहुत फेमस राइटिंग है, ये फिक्शन है और इसमें यही वो है जिससे इनको काफी पॉपुलैरिटी मिली। किसके बारे में है ये? इट इज अ स्टोरी डिटेलिंग अ सिंगल डे। एक दिन की कहानी है, पूरी कहानी एक ही दिन में होती है। और ये दिन कौन सा है? 16 जून 1904। ये वो दिन है जब ये पहली बार अपनी पार्टनर नोरा बार्निकल्स के साथ पहली बार सैर पे, वॉकिंग पे निकले थे। फर्स्ट वॉक विद हिज पार्टनर, 10 साल तक की, जो बाद में इन्होंने इनसे शादी कर ली थी, बाद में इनकी वाइफ भी बनी थी। अच्छा, एक सिंगल डे का जो स्टोरी है, इसमें कौन कौन है? इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं जो डबलिन में रहते हैं। स्टीफन डेडलस, वही जो इनकी अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन में थे, वो भी हैं। और दूसरा कैरेक्टर है लियोपोल्ड ब्लूम। और तीसरा कैरेक्टर है मॉली, जो कि ब्लूम की वाइफ है। इनमें जो चैप्टर्स हैं, ये इनके मैच करते हैं, कॉरेस्पॉन्ड करते हैं किससे? होमर्स ओडिसियस से। होमर एक ग्रीक राइटर थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा एक फिक्शन लिखा था, ओडिसियस। और उसमें जो जो एपिसोड्स हैं, जो जो टर्निंग पॉइंट और जो जो कहानियां होती हैं उनके जीवन में, उससे मैच करते हैं। और इन्होंने कैरेक्टर्स को भी उसी हिसाब से रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि स्टीफन डेडलस जो हैं वो टेलीमैकस को रिप्रेजेंट करते हैं, लियोपोल्ड ब्लूम जो है वो ओडिसियस को करते हैं, और उनकी वाइफ मॉली जो है वो पेनीलोप को करती है, जो कि ओडिसियस की वाइफ थी। इनका जो लास्ट चैप्टर है वो एक मोनोलॉग है, मॉली का। मोनोलॉग क्या होता है? जब एक व्यक्ति जोर जोर से खुद से ही बात कर रहा है और कोई आसपास नहीं है उसको सुनने वाला। इसका प्लॉट क्या है? इसका प्लॉट ये है कि ये स्टीफन डेडलर्स और लियोपोल्ड ब्लूम जो है, ये डबलिन में वॉन्डर कर रहे हैं, ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हैं। और अल्टीमेटली इनकी मुलाकात होती है, एंड देयर अल्टीमेट मीटिंग। कौन कौन सी जगह हैं जो यहाँ पे दिखाई गई हैं, डिपिक्ट की गई हैं इसमें? पब्लिक बाथ, अ फ्यूनरल, अ न्यूज़पेपर ऑफिस, a library, public houses, a maternity hospital, and a brothel. These are the places visited by the principal characters. इसमें काफ़ी allusions है, पैरोडी के एलिमेंट्स हैं, एक्सट्रीम रियलिज्म है और फैंटेसी भी है। अगला इनका है फिनिगन वेक। ये जॉयस की सारे काम वर्क्स में से, राइटिंग्स में से सबसे कॉम्प्लेक्स राइटिंग है। और कॉम्प्लेक्सिटी इसकी इसलिए है, इसमें जो सिंबॉलिज्म है, अल्यूजन्स है, और जो लैंग्वेज यूज़ की गई है, जो भाषा यूज़ की गई है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी तुलना कंपैरिजन पैराडाइज लॉस्ट से कर सकते हैं, जो कि जॉन मिल्टन ने 17th सेंचुरी में कंपोज की थी। इसकी थीम क्या है? थीम है ओरिजिनल सिन ऑफ मैन, हिज फॉल एंड हिज रिडेम्पशन। और इसको लिखने में कितना वक्त लगा? 17 साल। आप इमेजिन कीजिए, 17 साल लगे फिनिगन वेक को लिखने में, 1922 से लेकर 1939 तक। जबकि यूलिसिस जो है उसको लिखने में महज 6 years लगे थे। जो इसकी स्टाइल की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वो काफ़ी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स और मल्टीपल आइडेंटिटीज़ को दिखाना चाहते हैं, जो कि अनस्टेबल और शिफ्ट होती रहती है। उसका मतलब ये है, मल्टीपल मीन्स काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव, नज़रिया, काफ़ी सारे नज़रिया। जैसे कि जितने भी कैरेक्टर हैं, अब फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि यूलिसिस में 3 कैरेक्टर हैं, स्टीफन, लियोपोल्ड और मॉली। तो इस स्टीफन के नज़रिए से एक बात कहेंगे, फिर लियोपोल्ड के नज़रिए से कहेंगे, फिर मॉली के नज़रिए से कहेंगे। और इसी तरह से जब नज़रिया इतना डिफरेंट है तो इनकी पहचान भी, आइडेंटिटीज भी काफ़ी डिफरेंट है। मल्टीपल आइडेंटिटीज, एक ही व्यक्ति के अंदर काफ़ी लोग हैं जो कि
स्टेबल नहीं है, सेम नहीं रहते हैं, कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं। अभी वो अच्छाई है, फिर बुराई हो जाती है, फिर कंफ्यूजन हो जाती है। तो अनस्टेबल और शिफ्टिंग है। अगली चीज जो इनकी स्टाइल में प्रोमिनेंट है वो है लोनलीनेस टू लव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये इतने अकेलेपन से जूझ रहे हैं कि ये कुछ कर नहीं पाते हैं। देयर इज अ गैप। इनकी जो इंटरनल माइंड में जो दुनिया चल रही है, दिमाग में जो विचारों की दुनिया है, जिसमें ये कभी इमेजिनेशन में कहीं पहुंच जाते हैं, अपना ही कुछ मन बना लेते हैं, अपने विचार जो चल रहे हैं इनके, वो और इनकी बाहरी दुनिया, दोनों में एक गैप है और दोनों बहुत डिफरेंट है। इसीलिए ये इनके कैरेक्टर्स बहुत अकेलेपन के शिकार होते हैं। फ्लैशबैक नैरेटिव, द पास्ट विद इन द प्रेजेंट कॉन्शियसनेस ऑफ द कैरेक्टर। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर इनकी जो राइटिंग है उसमें जो किरदार है, कैरेक्टर है, उसके दिमाग के थ्रू वो पास्ट में चला जाता है। मतलब कि वो पुरानी जिंदगी के जो इंसिडेंट्स हैं, जो बीत गया है उसमें चला जाता है और उसको याद करते हुए ही पूरी कहानी या राइटिंग आगे बढ़ती है। अगला है एलियनेशन ऑफ द आर्टिस्ट। अब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि एक आर्टिस्ट जो होता है वो हर चीज से दूर होता है, एलियनेट हो जाता है सोसाइटी में। वो किसी भी जगह किसी के साथ भी फिट नहीं बैठ पाता है, वो हमेशा एक बाहरी आदमी है। और इसलिए उसके लिए ज़रूरी है ये बाहरीपन को मेंटेन करना, क्योंकि जब वो एक ऑब्जेक्टिव तरीके से किसी भी साइड को नहीं लेते हुए बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव तरीके से कोई चीज़ को देखेगा, तभी वो उस चीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगा, लिख पाएगा, बना पाएगा, दिखा पाएगा। अगला आ जाता है सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन एंड सिग्निफिकेंस। अब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव जब हमारा होता है तो हम किसी भी समस्या का समाधान बेहतर कर पाते हैं। और उसी ऑब्जेक्टिविटी के कारण ही हमारे लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, और हो सकता है वही चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है किसी और के लिए उसके नज़रिए में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बहुत तुच्छ है। और ये जो अप्रोच है ये बहुत डिफरेंट है साइंटिफिक नेचुरलिज्म से। उसका उसका ये मतलब है साइंटिफिक नेचुरलिज्म कि नेचर में साइंस ये कहता है कि जब भी इम्बैलेंस होता है तो बैलेंस अपने आप बन जाता है। अगर हम इंटरफेयर नहीं करें तो अपने आप बैलेंस बन जाता है। उसकी बजाय, उसके कारण नहीं है ये ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी है क्योंकि उनको लगता है कि प्रॉब्लम का सल्यूशन, सिलेक्शन और सिग्निफिकेंस जो है वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट लोगों के लिए होता है, जो कभी भी सेम नहीं रहता है, हमेशा शिफ्ट होता रहता है। अगला आ जाता है उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज। तो जेम्स जॉयस ने अपनी राइटिंग्स में बहुत सारे पन्स का इस्तेमाल किया है। पन्स क्या है? पन्स एक लिटरेरी फिगरेटिव टेक्निक है जिसमें कुछ शब्दों का मीनिंग, उनका हो सकता है साउंड सेम हो लेकिन उनके मीनिंग्स अलग होते हैं। और इसी यूज ऑफ पन्स में क्या होता है, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिंबॉलिक पैटर्न बना देता है जिससे कि कैरेक्टर्स जो है वो किसी और चीज़ को एको करते हैं, किसी और सिचुएशन को कोई और शब्दों की याद दिलाते हैं। ये क्यों था? ये इसलिए था क्योंकि जेम्स जॉयस का मानना था, he believed that he want to use minimum words to express maximum things about maybe historical times from very early on up to the modern times. So much of history and so many things he wants to say, so many perspectives, so many identities। वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं कम शब्दों में, तो वो शब्दों का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जिसमें बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। there are layers of meaning in it, and that is what is meant by complex symbolic patterns point out the echo of characters, situations and words.
फाइनली हम जॉयस के बारे में क्या कहेंगे? हम देखते हैं दैट जॉयस's influence is visible in fragmented manner. Fragmented means बहुत बिखरा हुआ है, उनका जो प्रभाव पड़ा है वो बहुत ऑब्वियस नहीं है। कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में उन्हें फॉलो किया जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो नहीं है। जैसे कि कुछ टेक्निकल डिवाइसेस है जिन्हें कॉपी किया जाता है, जैसे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जिसके लिए उन्हें क्रेडिट दिया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक किसी भी प्लॉट की कंस्ट्रक्शन और प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या रोल है, यहाँ पर भी हम देखते हैं काफ़ी लेटर राइटर्स ने उन्हें इमिटेट किया है, फॉलो किया है, लेकिन हम ये कह नहीं सकते किसी ने उन्हें पूरी तरह से फॉलो किया है। हम कह सकते हैं कि वो एक लोनली जीनियस थे, एक अकेलापन था उनमें, और वो जीनियस थे इतने कि उन्होंने खुद की स्टाइल को ही फॉलो किया। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जिस तरह से वो हर चीज़ को ओवरलैप करके प्रेजेंट करते हैं, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, एंड हाउ ही डज इट वी आर नॉट रियली श्योर। इट इज इट इट takes a genius like him to do it, and which is why he has left an overgrown trail, making it difficult for others to walk his path after him. तो उन्होंने एक ऐसा पाथ छोड़ा ही नहीं है जिस पे कोई और आगे चलकर उनके कदमों पे चलकर उन्हीं की स्टाइल को अडॉप्ट कर पाए, because it is difficult and it is something that only James Joyce type of genius could follow. With that, we come to the end of our video. I hope it has been helpful. He is a difficult writer and his works are equally difficult. I tried my best to explain you in the easiest manner. Yet, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप उनको डाल सकते हैं. I will try to respond to them as soon as I can in the best manner possible. Thank you.